Hello everyone, welcome to my channel English Talks with Dr. Sumit Kumari Daya. Now we are doing Hamlet written by William Shakespeare. ये एक ड्रामा है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था हैमलेट नाम से। तो सबसे पहले जानते हैं हु इज़ विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर कौन थे? विलियम शेक्सपियर फेमस ड्रामेटिस्ट रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के। ही वॉज बोर्न इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवोन, वार्विकशायर इन 1564। तो 1564 में इनका जन्म हुआ था। वेरी लिटिल इज़ नोन अबाउट हिज लाइफ, but by 1592 he was in London working as an actor and a dramatist. Between about 1519 and 1613, Shakespeare wrote at least 37 plays and collaborated on several more. Many of these plays were very successful both at court and in the public playhouses. तो 37 प्लेज़ के लगभग शेक्सपियर ने लिखा था और कईयों में उन्होंने कोलाब्रेशन भी की थी। 1519 टू 1630 तक जो है वो लगभग लंदन में ही रहे थे। एक्टर और ड्रामेटिस्ट के रूप में उन्होंने काम किया था। तो उन्होंने जो बेसिकली प्लेज़ अपने लिखे, ड्रामाज जो लिखे वो कोर्ट मतलब कि दरबार के लिए लिखे और पब्लिक प्ले हाउसेस के लिए लिखे, जहाँ पर लोग जाकर देखते थे उनको, ड्रामाज को जब परफॉर्म किया जाता था। In 1613, Shakespeare retired from the theatre and returned to Stratford upon Avon. और शेक्सपियर ने जो है रिटायरमेंट के बाद 1613 में वापस स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवोन वो आ गए थे। He died and was buried there in 1616. तो उनकी डेथ वहीं हुई थी और 1616 में उनको वहीं पर बरी कर दिया गया था। शेक्सपियर ने जो है लगभग 134 के करीब सोनेट्स भी लिखे हैं। तो बहुत ही प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर जो है हम विलियम शेक्सपियर को कह सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। तो ये हमने जाना विलियम शेक्सपियर के बारे में। तो अब देखते हैं कि क्या इंस्पिरेशन रही विलियम शेक्सपियर के दिमाग में कि उनको हैमलेट लिखना चाहिए, जो एक ड्रामा है, प्ले है। हैमलेट लिखने के पीछे उनकी क्या प्रेरणा थी? सो मैनी पीपल थिंक दैट शेक्सपियर बेस्ड हैमलेट ऑन द लीजेंड ऑफ हैमलेट. There was also an old Elizabethan play named Ur Hamlet, which has now been lost. This is thought to be the biggest source for Shakespeare. Some believe that Shakespeare may have been inspired by the death of his own son Hamnet when writing Hamlet. His son was only 11 years old when he died, and as his only son, Shakespeare was probably deeply upset. Suggestions have been made that the grief and loss that Shakespeare was feeling was put into the tragedy. If so, it is peculiar that he would have expressed these feelings 4 or 5 years after Hamlet's death, but not in such plays as Henry IV Part 1 or The Merry Wives of Windsor, which he wrote shortly afterwards. In all likelihood, the connection with Shakespeare's son is entirely based on the coincidental similarity of the names Hamlet and Hamnet. तो बहुत से लोग जानते हैं कि शेक्सपियर ने हैमलेट जो है वो लीजेंड हैमलेट पर लिखा था। कुछ कहते हैं कि और हैमलेट था जो आज के दिन मिल ही नहीं रहा है, गुम हो चुका है वो। तो कहते हैं कि कुछ लोग कि उन्होंने अपने बेटे हैमलेट की डेथ के बाद लिखा था, जो कि 11 ईयर्स ओल्ड ही था जब उसकी डेथ हो गई थी और एकमात्र बेटा ही था वो शेक्सपियर का। तो शेक्सपियर बहुत ही अपसेट रहे होंगे शायद, इसलिए जो है उस ग्रीफ और लॉस से निकलने के लिए उनको लगा कि मैं एक ट्रेजेडी लिखूँ। तो ये उन्होंने अपने बेटे की डेथ के 4 या 5 साल के बाद लिखा था। लेकिन उन्होंने जो है इस तरीके का जिक्र हेनरी IV Part 1 या द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर में नहीं किया है, जो कि एकदम से उसके बाद ही लिखे गए थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शेक्सपियर के सन की जो सिमिलैरिटी इसके साथ जोड़ दी जाती है, तो वो शायद नाम थोड़ा सा सिमिलर है, इसलिए लोग इस बात को कह रहे हैं। हैमलेट उनके बेटे का नाम था और इस ड्रामा का नाम है हैमलेट। तो अब हम देख लेते हैं फुल टाइटल क्या है इसका। द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क जो है पूरा नाम है हैमलेट का। ऑथर है विलियम शेक्सपियर। टाइप ऑफ वर्क क्या है? ये प्ले है, ड्रामा है। जॉनर क्या है? ये ट्रेजेडी है, रिवेंज ट्रेजेडी है, बदला लिया जाता है वैसी ट्रेजेडी है। लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश यूज़ की गई है। टाइम एंड प्लेस रिटन इज़ लंदन, इंग्लैंड, अर्ली 17th सेंचुरी, प्रोबेबली 1600 to 1602 के आसपास ये लिखा गया था। Date of first publication है 1603 in a pirated quarto edition titled The Tragical History of Hamlet 1604 in a superior quarto edition. प्रोटैगोनिस्ट कौन होता है? प्रोटैगोनिस्ट होता है हीरो ऑफ द प्ले और नोवेल, तो वो है हैमलेट, जिसके ऊपर इस ड्रामा का नाम लिखा गया है। अब हम देखते हैं कि सेटिंग क्या है, टाइम क्या था। द लेट medieval period, though the play's chronological setting is notoriously imprecise. सेटिंग्स प्लेस क्या है? डेनमार्क। और फोर शेडोइंग है
घोस्ट है इसमें दिखाया गया है, विच इज़ टेकन टू फोरशैडो एन ऑमिनस फ्यूचर फॉर डेनमार्क। टोन है डार्क है, आयरॉनिक है, मेलंकली है, पैशनेट है, कंtemplative है, डेस्पिरेट है, वायलेंट है। तो ये सारी टोन्स इसमें यूज़ की गई हैं। आयरनी भी है इसमें, दुख भी है, पैशन भी है, सोच विचार भी है, वायलेंस भी है थोड़ी सी। थीम्स हैं इसमें द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेनिटी, द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्शन, द मिस्ट्री ऑफ डेथ, द नेशन एज ए डिजीज्ड बॉडी। मोटिव्स हैं incest and incestuous desire, ears and hearing, death and suicide, darkness and the supernatural, मिसोगाइनी। सुपरनैचुरल इसमें एलिमेंट जो है वो घोस्ट को यूज़ किया गया है। सिंबल्स हैं द घोस्ट, द स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेथ, यॉरिक्स स्कल, द फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेथ। तो इसमें दो सिंबल यूज़ किए गए हैं। स्पिरिचुअल डेथ को दिखाया गया है घोस्ट के द्वारा और फिजिकल डेथ को दिखाया हुआ है यॉरिक्स की स्कल के द्वारा। तो चलिए अब देखते हैं हम इसमें कैरेक्टर्स क्या क्या यूज़ किए गए हैं। तो सबसे पहला मेन कैरेक्टर है प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी ही कौन है? हैमलेट। वो प्रिंस ऑफ डेनमार्क हैं और ये टाइटल कैरेक्टर है, प्रोटैगोनिस्ट हैं, 30 इयर्स ओल्ड हैं लगभग। और स्टार्ट ऑफ द प्ले में जो है हैमलेट को दिखाया गया है कि सन ऑफ क्वीन Gertrude and the late king Hamlet and the nephew of the present king Claudius। Claudius उनके अंकल हैं जो अब उनके फादर की डेथ के बाद राजा बन गए हैं, और Gertrude इनकी मदर का नाम है। Hamlet is melancholy, bitter and cynical, full of hatred for his uncles, scheming and disgust for his mother's sexuality। उनके जो अंकल हैं वो उनकी मदर से फिर शादी कर लेता है, जो क्लोडियस है हैमलेट की मदर गर्ट्रूड से शादी कर लेता है। तो हैमलेट उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है क्लोडियस को। A reflective and thoughtful young man who has studied at the University of Wittenberg। तो बहुत ही सोच विचार करने वाले यंग मैन हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग से पढ़ के आए हैं। Hamlet is often indecisive and hesitant, but at other times prone to rash and impulsive acts। Hamlet को ऐसा दिखाया गया कि बहुत ही हेजिटेंट है और बहुत जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनको ऐसे भी दिखाया गया है कि वो बहुत ही इम्पल्सिवली एक्ट करते हैं और बहुत प्रोन हो जाते हैं रैश रिएक्ट करने के लिए। तो ये सब जो बताया गया कि हैमलेट जो है वो प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द प्ले है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज क्लोडियस, द किंग ऑफ डेनमार्क, हैमलेट्स अंकल एंड द प्लेज एंटागोनिस्ट। क्लोडियस जो किंग ऑफ डेनमार्क है प्रेजेंटली हैमलेट के अंकल हैं और इसमें एज ए विलन दिखाया गया है इनको। द विलन ऑफ द प्ले क्लोडियस इज अ कैलकुलेटिंग एम्बिशियस पॉलिटिशियन ड्राइवन बाय हिज sexual appetites and his lust for power, but he occasionally shows signs of guilt। तो ये जो है राजा बन गए हैं इन्होंने अपने भाई हैमलेट की डेथ करके, मर्डर करके, और ये बहुत कैलकुलेटिंग एम्बिशियस पॉलिटिशियन है और बहुत ही इनके अंदर जो है पावर के लिए लस्ट है, लेकिन कभी कभी ये बहुत ही गिल्ट भी दिखाते हैं कि मैंने ये गलत किया। नेक्स्ट इज़ पोलोनियस, द लॉर्ड चैम्बरलेन ऑफ क्लोडियस कोर्ट, अ पोम्पस conniving old man। Polonius is the father of Laertes and Ophelia। तो लॉर्ड चैम्बरलेन है ये क्लोडियस के दरबार के, ये कॉनिविंग ओल्ड मैन हैं और इनके दो बच्चे हैं लेरेट्स और बेटी है ओफिलिया। तो यहाँ पर जो है ये कैरेक्टर्स हमें भी पता चले। नेक्स्ट कैरेक्टर इज गर्ट्रूड। गर्ट्रूड इज़ द क्वीन ऑफ डेनमार्क, हैमलेट्स मदर, रिसेंटली मैरिड टू क्लोडियस। ये हैमलेट की मदर है, इन्होंने अभी अभी जो है क्लोडियस से शादी कर ली है, क्वीन ऑफ डेनमार्क है ये। Gertrude loves Hamlet deeply, but she is a shallow, weak woman who seeks affection and status more urgently than moral rectitude or truth। तो गर्ट्रूड जो है अपने बेटे हैमलेट को बहुत प्यार करती है, लेकिन बहुत ही जो है शैलो टाइप की, वीक टाइप की औरत इनको दिखाया गया है जो स्टेटस को ज़्यादा प्यार करती है बजाय कि सच्चाई के, मोरालिटी के। तो गर्ट्रूड का कैरेक्टर जो है वो इस तरीके का है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ ओफिलिया, Polonius' daughter, a beautiful young woman with whom Hamlet has been in love। Ophelia is a sweet and innocent young girl who obeys her father and her brother Laertes, dependent on man to tell her how to behave। She gives in to Polonius' schemes to spy on Hamlet। ये पोलोनियस की बेटी है, ब्यूटीफुल यंग वुमेन है, हैमलेट इसको प्यार करता है। ओफिलिया एक स्वीट और इनोसेंट यंग गर्ल है जो अपने फादर और ब्रदर की बातों को मानती है। उनके ब्रदर का नाम लेरेट्स है और यहाँ पर इसको जो है पोलोनियस की स्कीम होती है कि वो हैमलेट की जो है स्पाई करे, मतलब कि उसकी वो जो है सीआईडी करे। नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ होरेशियो।
Hamlet's close friend, who studied with the prince at the university in Wittenberg. Horatio is loyal and helpful to Hamlet throughout the play. After Hamlet's death, Horatio remains alive to tell Hamlet's story. ये हैमलेट का सबसे क्लोज फ्रेंड है जो उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा था और होरेशियो का बहुत ही वफादार मित्र है, हेल्पफुल है। पूरे के पूरे प्ले में हैमलेट की डेथ के बाद होरेशियो को जो है वो जिंदा रहता है और हैमलेट की पूरी स्टोरी सुनाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज फोर्टिनब्रास, द यंग प्रिंस ऑफ नॉर्वे, whose father, the king, also named Fortinbras, was killed by Hamlet's father, also named Hamlet. Now, Fortinbras wishes to attack Denmark to avenge his father's honor, making him another foil for Prince Hamlet. तो फोर्टिनब्रास जो है वो यंग प्रिंस है नॉर्वे का, उसके फादर को जो है हैमलेट ने मारा था जो कि हैमलेट के फादर थे। और फोर्टिनब्रास जो है वो चाहता है कि वो डेनमार्क पर अटैक करे और अपने फादर का बदला ले, ताकि वो जो है वो एक और जो है नया फॉइल है प्रिंस हैमलेट के लिए, मतलब कि वो उसका शत्रु है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ लेरेट्स, पोलोनियोस का सन है, ये ओफेलिया का भाई है, यंग मैन है जो बहुत सारा टाइम फ्रांस में बिताता है, पैशनेट है, क्विक टू एक्शन है। लेरेट्स जो है क्लियरली एक फॉइल है और मतलब कि रिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्टिव हैमलेट के लिए एक फॉइल का ही काम वो करता है, मतलब कि वो उसका एक शत्रु ही है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स आर रोजनक्रैंट्स एंड गिल्डनस्टन, two slightly bumbling courtiers forming friends of Hamlet from Wittenberg, who are summoned by Claudius and Gertrude to discover the cause of Hamlet's strange behavior। ये दोनों के दोनों जो है कॉर्टियर्स हैं, दरबारी हैं, पहले हैमलेट के दोस्त थे, तो उनको इस क्लोडियस बुला के पूछता है कि भाई हैमलेट का ये अजीब सा बिहेवियर क्यों हो गया है, तो आप इस चीज़ का पता लगाएं। देन द घोस्ट, द स्पेक्टर ऑफ हैमलेट्स रिसेंटली डिसीज्ड फादर। The ghost, who claims to have been murdered by Claudius, calls upon Hamlet to avenge him. However, it is not entirely certain whether the ghost is what it appears to be or whether it is something else. Hamlet speculates. तो घोस्ट जो है दिखाया गया है कि हैमलेट के फादर का ही घोस्ट है ये, और वो जो है ये बताता है कि भाई क्लोडियस ने ही मुझे मारा था और हैमलेट को जो है बदला लेना चाहिए। तो ये पूरा सर्टेन नहीं है कि घोस्ट आता ही है वास्तव में कि या सिर्फ हैमलेट उसको सोचता ही है। नेक्स्ट इज मार्सिलस एंड बर्नार्डो, द ऑफिसर्स हु फर्स्ट सी द घोस्ट वॉकिंग द रैम्पर्ट्स ऑफ एल्सिनोर एंड हु समन्स होरेशियो टू विटनेस इट। मार्सिलस इज प्रेजेंट व्हेन हैमलेट फर्स्ट एनकाउंटर्स द घोस्ट। तो मार्सिलस और बर्नार्डो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने पहले घोस्ट को देखा था, और एल्सिनोर्स में जो उन्होंने सम्मन किया था, होरेशियो को बुलाया था कि देखो ये घोस्ट है यहाँ पर। मार्सिलस प्रेजेंट है जब हैमलेट जो है सबसे पहले घोस्ट से मिलता है। तो ये कि हमने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, अब हम करते हैं ब्रीफ समरी ऑफ हैमलेट। किंग हैमलेट इज डेड। क्लोडियस, किंग हैमलेट्स ब्रदर, मैरीज क्वीन गर्ट्रूड। द घोस्ट ऑफ द डेड किंग अपीयर्स। इन अ soliloquy, Prince Hamlet, the son of King Hamlet, and Queen Gertrude expresses his anger against his mother for her hasty remarriage. The king asks Hamlet to stay in Denmark. Polonius, the king's counselor, and Laertes, his son, warn Ophelia, Polonius' daughter, against Hamlet. The ghost tells Hamlet that he must avenge his father's murder. Hamlet asks a group of actors to act a play that shows events similar to the killing of King Hamlet in front of Claudius and Gertrude. Hamlet becomes sure of what the ghost told him. तो यहाँ पर राजा हैमलेट की डेथ हो गई है। क्लोडियस जो है हैमलेट का भाई है, वो मैरी कर लेता है क्वीन गर्ट्रूड से, जो कि हैमलेट राजा की पत्नी थी। घोस्ट जो है वो राजा का आता है यहाँ पर एक soliloquy में, जो प्रिंस हैमलेट जो सन है किंग हैमलेट और क्वीन गर्ट्रूड का बेटा, वो एंगर दिखाता है अपने अंकल के अगेंस्ट और गर्ट्रूड के अगेंस्ट कितनी जल्दबाजी क्या थी उनको शादी करने की। तो राजा जो है वो हैमलेट को कहता है कि तुम डेनमार्क में ही रुको। पोलोनियस जो किंग का काउंसलर है, सलाहकार है, उसका बेटा है लॉरेट्स और उसकी बेटी है ओफिलिया, तो वो उसको वॉर्न करते हैं ओफिलिया को, पोलोनियस की डॉटर को, कि तुम हैमलेट से थोड़ा सा सावधान रहो, जो कि हैमलेट को प्यार करती है। घोस्ट हैमलेट को बताता है कि उसको अपने फादर की मृत्यु का बदला लेना चाहिए। हैमलेट जो है एक्टर्स को, एक ग्रुप ऑफ एक्टर्स को कहता है कि तुम ऐसे के ऐसा प्ले करो जैसा कि क्लोडियस ने किंग हैमलेट को मारा था।
हैमलेट जो है ये पूरा का पूरा प्ले जो है क्लोडियस और गर्ट्रूड के सामने करवाता है। हैमलेट श्योर हो जाता है जो घोस्ट ने उसको बताया था कि घोस्ट जो है वो झूठ नहीं बोल रहा है कि क्लोडियस ने ही जो है हैमलेट का मर्डर किया था। हैमलेट और होरेशियो जो है वो ग्रेवयार्ड पर चले जाते हैं कब्रिस्तान में। एक फ्यूनरल आता है और हैमलेट डिस्कवर करता है कि ये तो ओफिलिया का कॉफिन है, कि उसकी बिलवेड का कॉफिन है जिसको वो प्यार करता था। हैमलेट और लॉरेट्स जो है वो लड़ने लग जाते हैं। हैमलेट एक्सेप्ट करता है कि भाई वो लॉरेट के साथ उसकी जो है लड़ाई हुई थी। किंग ऑफर करता है हैमलेट को एक पॉइजन ड्रिंक, जहरीला ड्रिंक देता है, लेकिन वो उसको नहीं लेता है। क्वीन उसको पी लेती है, क्वीन गर्ट्रूड। हैमलेट जो है वो घायल हो जाता है एक पॉइजन स्वॉर्ड के द्वारा, और हैमलेट के जो वुंड्स हैं लेरेट्स भी जो है वो उसको और भी घाव दे देता है उसी स्वॉर्ड से, उसी तलवार से जो कि जहर लगी हुई तलवार होती है। जैसे ही लेरेट्स मरता है तो वो हैमलेट को बताता है किंग जो है वो जो है पॉइजन स्वॉर्ड और पॉइजन जो है वो कप में जो डाल के दिया था वो राजा ने दिया था उसको, मतलब कि जो हैमलेट के अंकल है क्लोडियस उसने ही लेरेट्स को भेजा है हैमलेट को मारने के लिए। हैमलेट जो है वो क्या करता है कि वो किंग को स्टैब कर देता है, मतलब उसको मार देता है, तलवार उसके अंदर घोंप देता है और उसको फोर्स करता है कि वो जो ड्रिंक है जहर वाली वो राजा ही पी ले। 14 ब्रास है जो द किंग ऑफ नॉर्वे है वो अराइव करता है अपनी आर्मी के साथ और वो डेनमार्क को जीत लेता है। हैमलेट जो है वो होरेशियो को कहता है कि तुम मेरी स्टोरी जो है सबको बताना कि क्या क्या हुआ था। होरेशियो जो कि हैमलेट का सबसे पक्का मित्र होता है और वो कहता है कि वो विश करता है कि 14 रास को जो है वो किंग ऑफ डेनमार्क बना दिया जाए, और उसके बाद जो है हैमलेट की मृत्यु हो जाती है। 14 ब्रास ऑर्डर करता है कि हैमलेट को जो है एक ब्रेव सोल्जर की तरह से लेके जाया जाए, उसका बहुत ही अच्छे से संस्कार किया जाए। ये सब घटना होने से पहले हैमलेट चाहता था कि वो राजा को मार दे, लेकिन जब वो उसको मारने जाता है तो वो देखता है कि वो प्रे कर रहा है। वो अपनी मदर से भी कन्फ्रंट होता है, आमना सामना होता है, और वो पोलोनियस को वहाँ पर मार देता है जो कि कर्टेन के पीछे छिपा होता है। तो किंग हैमलेट को इंग्लैंड भेज देता है और रोजिनक्रैंस और गिल्डन्स को भी उसके साथ भेजता है ताकि वो उसको वहाँ पर मार सकें। ओफिलिया जो है वो पागल हो जाती है ये सब जानकर, और हैमलेट जो है वो रिटर्न करता है, डेनमार्क में आ जाता है। क्लोडियस एक प्लान बनाता है कि वो हैमलेट को मार देगा पॉइजन स्वॉर्ड से और लोरेट से उसकी जो है लड़ाई करवाएगा। ओफेलिया जो है एक पौंड में जो है डूब जाती है, वो कूद जाती है, सुसाइड कर लेती है। हैमलेट और होरेशियो जो है वो फिर ग्रेवयार्ड पर होते हैं। तो फ्यूनरल जब आता है हैमलेट को पता चलता है तो ओफेलिया का ही जो है कॉफिन है, मतलब कि उसी का ताबूत है कि ओफेलिया की इसका मतलब डेथ हो गई है। हैमलेट और लेरेट्स की फिर फाइट होती है। हैमलेट एक्सेप्ट करता है कि भाई उसका जो है लेरेट के साथ जो है लड़ाई है। तो अब हम देख लेते हैं फेमस कोट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं इस प्ले की। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। This soliloquy, probably the most famous speech in the English language, is spoken by Hamlet in Act 3rd, Scene 1st, 58 to 90 पेज पर ये है। His most logical and powerful examination of the theme of the moral legitimacy of suicide in an unbearably painful world। तो यहाँ पर जो है हम कहते हैं कि टू बी और नॉट टू बी जो ये दैट इज़ द क्वेश्चन, ये soliloquy जो है फेमस स्पीच है इंग्लिश लैंग्वेज में जो कि हैमलेट ने एक्ट 3rd में सीन 1 में बोली थी। ये बहुत लॉजिकल और पावरफुल एग्जामिनेशन है मोरल लेजिटिमेसी का, सुसाइड का, जो इस पेनफुल वर्ड में अनबियरेबली कोई करता है। ये बहुत सारे अदर इम्पोर्टेंट थीम्स जो प्ले की उनको बहुत ही ज़्यादा टच करता है। Hamlet poses this problem of whether to commit suicide as a logical question, to be or not to be, that is, to live or not to live. He then weighs the moral ramifications of living and dying. It is nobler to suffer life. तो ये सुसाइड कमिट करने से पहले ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है हैमलेट, टू बी और नॉट टू बी, मतलब कि जीना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए। तो वो देखता है कि मोरल रेमिफिकेशन जो लिविंग और डाइंग के क्या हैं, तो इट इज़ नॉबलर टू सफ़र लाइफ, तो ये ज़्यादा बेटर है कि लाइफ में हम सफ़र ही करते रहें, सुसाइड ना करें। टू बी और नॉट टू बी इज़ दैट इज़ द क्वेश्चन। सबसे फेमस कोटेशन ये सोलिलोकी है। सोलिलोकी में जो है कैरेक्टर क्या होता है कि वो अपने आप से ही बात करता होता है और वो इतना लाउडली बोलता है कि ऑडियंस को तो सुन जाए कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो ये सोलिलोकी अपने आप से ही बात करता है हैमलेट कि वेदर टू लिव और टू डाई। तो टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन, मोस्ट फेमस soliloquy of the English literature. Next is something is rotten in the state of Denmark.
This line is spoken by Marcellus in Act 1, Scene 4, page number 67, as he and Horatio debate whether or not to follow Hamlet and the ghost into the dark night. तो यहाँ पर ये देखते हैं कि डार्क नाइट में घोस्ट और हैमलेट को फॉलो करना चाहिए कि नहीं. ये स्पोकन बाय है मार्सिलस, एक्ट 1 सीन 4 में ये बोलता है. The line refers both to the idea that the ghost is an ominous omen for Denmark and to the larger theme of the connection between the moral legitimacy of a ruler and the health of the state as a whole. The ghost is a visible symptom to the rottenness of Denmark created by Claudius' crime. तो जो घोस्ट को यहाँ पर दिखाया गया है, ये एक ऐसा सिम्टम दिखाया गया है कि डेनमार्क जो है वो सड़ गया है, गल गया है, क्योंकि क्लोडियस ने इतना बड़ा क्राइम किया है कि उसने अपने भाई को मारकर और राज्य हथिया लिया है और उसकी पत्नी से भी जो है शादी कर ली है, और वो समहाउ हैमलेट उसके बेटे को भी मारना ही चाहता है. तो समथिंग इज़ रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क इज़ स्पोकन बाय द कैरेक्टर मार्सिलस इन एक्ट 1 सीन 4 ऑफ दिस प्ले. तो ये एक डिबेट है, जैसे कि उसके और होरेशियो के बीच में डिबेट होती है कि वो जो है उसको हैमलेट को फॉलो करना चाहिए कि नहीं जब वो घोस्ट के साथ होता है डार्क नाइट में. तो यहाँ पर ये आइडिया दिखाया गया है कि घोस्ट एक ओमनियस ओमन है डेनमार्क के लिए, और ये एक लार्जर थीम को कनेक्ट करता है, मोरल लेजिटिमेसी को कनेक्ट करता है. So to date, since the beginnings of the cinema and television, there have been over 50 productions film of Hamlet for both the big and small screen. तो Hamlet इतना फेमस प्ले है कि इसके ऊपर 50 प्रोडक्शंस ने काम किया है, बिग और स्मॉल स्क्रीन, मतलब टीवी के लिए भी और सिनेमा के लिए भी इसमें जो है बहुत सारा वर्क हो चुका है, फिल्म्स बन चुकी हैं, नाटक बन चुके हैं. टू डेट ओवर 200 वीमेन हैव प्लेड द रोल ऑफ हैमलेट ऑन स्टेज. आज तक जो है 200 औरतों ने हैमलेट का रोल स्टेज पर प्ले किया है. The first female Hamlet appearing on film was Sarah Bernhardt. Actress Eve Dunn is believed to be the first Hamlet on radio. Sarah Siddons, an 18th century actress, is among the first women ever to play the Dane. तो ये सभी कैरेक्टर्स ने जो है हैमलेट का रोल प्ले किया है, जो कि औरत थी फिर भी उन्होंने हैमलेट का रोल प्ले किया. तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड कीप वॉचिंग मोर वीडियोज़.